आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ आपके पास। पीडीएफ शो हो रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। आज का जो टॉपिक है वो है स्टर्न वोल्मर इक्वेशन। इसको कहते हैं क्वेंची ऑफ फुलरेंस। फुलरेंस क्या होता है? जो आपके पास S1 से S9 री इमिशन हो जाए आपके मॉलिक्यूल फ्रॉम फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। आपके पास ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट आ जाए। ये S1 है, ये आपके पास S0 है। अलाउड ट्रांजिशन आपके पास होएगा। और क्वेंची का जो मीनिंग होता है आपके पास, वो यहाँ पे क्या होता है? रोकना। फ्लोरेंस को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स है आपके पास। फर्स्ट मेथड, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हम उसमें ऐड कर दें जो क्या करे, उसको क्वेंच कर दे, उसको रोक दे। अपने उसके ऊपर खुद कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ना हो, लेकिन वो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी को अपने ऊपर ट्रांसफर करवा ले। तो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल क्या कर लेगा? डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। फिर वो फ्लोरेंस को वो नहीं होने देगा। तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम? क्वेंचर। उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और बाहर से कोई हम सब्सटेंस उसके साथ क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसको कहते हैं एक्सटर्नल क्वेंचिंग। अब जब ब्लॉक्सी डायग्राम में पढ़ा था, तो उसमें आपने इंटरनल कन्वर्जन पढ़ा था। इंटरनल कन्वर्जन क्या था उसमें? कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है ए स्टार, वो आपके पास ग्राउंड स्टेट S2 में आएगा, S3 से, सिंगलेट से। तो इसको कहते हो इंटरनल कन्वर्जन। तो क्वेंची नहीं हो रही है कि हमारे पास फुलरेंस को, एक इस तरीके से हम फुलरेंस को रोक सकते हैं। एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से भी हम रोक सकते हैं। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है हमारे पास? जिसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन आपके पास होती है। इसमें भी आपके पास फुलरेंस नहीं हो रही है, ये इंटरनल क्वेंची कहलाएगी। तो फर्स्ट क्या होगा? आपका एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल में अंडरगो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फ्रॉम S3 से T3 एंड लूज एनर्जी। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और दिस इज कॉल्ड इंटरनल क्वेंचिंग। और सेकंड हम कैसे निकाल सकते हैं? कि बाहर से कोई सब्सटेंस हम ऐड कर दे और वो अपनी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो अपने ऊपर ट्रांसफर करवा ले। तो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल may collide with some quencher molecule added from outside, बाहर से लेना, transfer its energy to that molecule। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल क्वेंचिंग। यहां तक आपको समझ में आया? यस मैम। फिर है आपके पास फोटो एक्टिवेटिव मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखो, ग्राउंड स्टेट में आपके पास ए हो, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो मॉलिक्यूल आपके पास ए स्टार में चेंज हो जाएगा। किसकी फॉर्म में होगा? लाइट की फॉर्म में होगा। तो फोटो एक्टिवेटिव मॉलिक्यूल आपके पास रिएक्शन आ गई ये। अब फुलरेंस है। फुलरेंस में क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में से रिटर्न कैसे करेगा? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल आपका क्या है? ए स्टार। एक्साइटेड स्टेट में होगा तो A प्लस H इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया आपके पास फुलरेंस की। उसके बाद इंटरनल क्वेंची। इंटरनल क्वेंची में सिस्टम की आपके पास क्या है? ए स्टार एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करोगे तो आपके पास ए मॉलिक्यूल में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया इंटरनल क्वेंची। एक्सटर्नल क्वेंची में क्या? एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल के साथ कोई बाहर से हम एटम सब्सटेंस ऐड करवाएं, कोलाइड करवाएं, तो वो आपके पास इस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाए। उस पॉइंट को, क्यू को हमने यहाँ पे डिनोट किया क्वेंचर सब्सटेंस से। ठीक है, ये एक्सटर्नल क्वेंची होगी। फिर है हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी आपके पास एब्जॉर्ब लाइट की, वो क्या होगी? K1। वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फुलरेंस की क्या रिएक्शन है आपके पास?
K1 A स्टार, K2 की क्या हो जाएगी सेकंड इंटरनल इक्वेशन में, K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार Q। तो आई ए क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। अब हमें ये कहना है कि इंटेंसिटी है जो एब्जॉर्ब लाइट की, वो किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं हम, क्वेंचर की प्रेजेंस में ले रहे हैं, क्यू की प्रेजेंस में। तो हमारे पास पाई एफ जो क्वांटम हिल्ड होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेंस डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। तो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्लोरेंस की इंटेंसिटी फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो आपके पास आएगा K1 A स्टार, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट ये आपने निकाल लिया, तो K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार Q। अब A स्टार आपने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो A स्टार कैंसिल आउट हो गया, आपके पास पाई एफ क्या आया, K1 डिवाइड बाई K2 प्लस K3 प्लस K3Q। अब पहले तो क्वेंचर की प्रेजेंस में लिया था, अब आपको इसकी एब्सेंस में लेना है, तो आपके पास उसको डिनोट कर दो पाई एफ नॉट। तो क्या हो जाएगा आपके पास इक्वेशन, K1 A स्टार डिवाइड बाई K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। अब ये डिवाइड जो आपने करवाया वो डिवाइड आपको करवाना पाई एफ नॉट डिवाइड बाई पाई एफ। जब आपके पास ये इक्वेशन आएगी, देखो पाई एफ नॉट की वैल्यू क्या है, K1 प्लस K2, ठीक है। पाई एफ की वैल्यू क्या है, K1 प्लस K2 प्लस K3Q। K1 से K1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास इक्वेशन आ गई K1 प्लस K2 प्लस K3Q डिवाइड बाई K1 प्लस K2। अब अलग अलग डिवाइड करवाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस K3 डिवाइड बाई K1 प्लस K2Q। अब 1 में K1 प्लस K2 को हमने लिख दिया टॉर्क, वॉल्यूम एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आप नोट्स में चेंज कर लेना, पाई एफ नॉट डिवाइड बाई पाई एफ आएगा इक्वल टू 1 प्लस K3 टॉर्क Q। टॉर्क क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया 1 प्लस KSV भी ले सकते हो, तो ये हो गया स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, लीटर पर मोल। इसमें क्या है, जो आपके पास पाई एफ नॉट बाई पाई एफ है वो डिपेंड्स करता है डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो क्वेंचर के है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइफ टाइम ए स्टार। और प्लॉट जब आप पाई एफ नॉट डिवाइड बाई पाई एफ करोगे तो आपके पास किसके अगेंस्ट करोगे, क्वेंचर। इसमें जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या आएगा, KSV, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन आज। बताइए। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास Yes, एनर्जी ma'am. ट्रांसफर इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसेंटाइजेशन। फोटोसेंटाइजेशन एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपनी एनर्जी, जैसे एब्जॉर्ब की जो एनर्जी होती है वो अपने लिए ले ले और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेट कर दे और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो दिस सब्सटेंस which itself does not undergo any chemical change, केमिकल रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, initiate a photochemical reaction in another substance, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसेंटाइजर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंटाइजेशन। इस रिएक्शन में जो यूज की जाती है उसको कह देते हैं फोटोसेंटाइज रिएक्शंस। फोटोसेंटाइजर है वो एब्जॉर्ब करता है आपके पास रिएक्शंस, एब्जॉर्ब लाइट, becomes excited state and then possess on this energy to one of the reactants। reactants को क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। जैसे हमने एग्जांपल लिया डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
इसमें जो हमारे पास मर्करी है उसकी प्रेजेंस में हमने लिया। मर्करी एक सब्सटेंस है, वो किसका बिहेव रोल करेगी यहाँ पे, फोटोसेंटाइजर का। तो उसको हमने प्राइमरी प्रोसेस उसका क्या हो जाएगा, Hg प्लस HNu से Hg स्टार एक्साइटिड स्टेट में हो जाएगा आपके पास। फिर जो आपके पास रिएक्टेंट में है उसके साथ करवाओगे तो H2 स्टार प्लस 2Hg। तो H2 स्टार को 2H के साथ करवा दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्साइटिड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से आपके पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें मर्करी क्या है, फोटोसेंटाइजर। नेक्स्ट एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन में भी मर्करी हमारे पास किसका बिहेव रोल करेगा, फोटोसेंटाइजर का। तो हम सबसे पहले स्टेप करेंगे प्राइमरी प्रोसेस में कि सेंटाइजर जो है हमारे पास Hg उसको एक्साइटिड स्टेट में पहुंचाएंगे। तो एक्साइटिड स्टेट में कैसे जाएगा, Hg प्लस HNu से Hg स्टार। Hg स्टार एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल हो गया, उसको रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो इथाइलिन तो उसके साथ करवाओगे तो C2H4 स्टार प्लस Hg। अब जो एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल है उसको ग्राउंड स्टेट तक पहुंचाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, C2H2 प्लस H2। ये हो गया एस्टिलीन। अब है कॉम्बिनेशन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO प्लस H2, मर्करी और ग्लाइकोसिल आपके पास ये बन जाएगा CHO। ऐसे है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो Hg है, इसमें भी मर्करी क्या है, फोटोसेंटाइजर का बिहेव रोल करेगा। तो आपके पास क्या आएगा, Hg प्लस HNu Hg स्टार। अब रिएक्टेंट में क्या है, एक H2, तो H2 के साथ करेंगे तो H2 स्टार प्लस Hg। फिर H2 स्टार को करेंगे तो आपके पास 2H आ जाएगा। या भी जो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन का किया था बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे रेडिकल कौन सा आपके पास एक्साइटिड स्टेट में H को किसके साथ करोगे, CO के साथ, तो HCO को फिर किसके साथ करोगे, H2 के साथ, क्योंकि एक्साइटिड स्टेट में तो यहीं पे यही मॉलिक्यूल है तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया प्लस हाइड्रोजन। 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिया है HCO के, तो आपके पास बन गया ये फॉर्मल्डिहाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो ये बन सकता है, एक ये ग्लाइकोसिल बन सकता है आपके पास। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। यस मैम। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला कैसे हम करेंगे, CO2 प्लस H2O, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल और आपके पास बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपके पास बन जाता है, ठीक है, C6H12O6। तो क्लोरोफिल है जो यहाँ पे, वो किसका बिहेव कर रहा है यहाँ पे, फोटोसेंटाइजर का, क्योंकि CO2 और H2O ये इतनी एब्जॉर्ब लाइट नहीं कर पाते आपके पास विजिबल रीजन की, तो इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना वो इंडिपेंडेंटली हो जाता है। तो एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल इन विजिबल रीजन, तो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल इज ट्रांसफर टू CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स। फिर आपको वो रिएक्ट दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद वो क्या बनेगा आपके पास, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या एग्जांपल दिया था, यूनाइल आयंस। यूनाइल आयंस क्या करते हैं यहाँ पे, फोटोसेंटाइजर्स। UO2 2 पॉजिटिव प्लस HNu, तो आपका एक्साइटिड स्टेट में पहुंच जाएगा। एक्साइटिड स्टेट में पहुंचने के बाद उसको किसके साथ करवाओगे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो UO2 2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस CO प्लस H2O। ठीक है, ये समझ में आ गया ये टॉपिक आपको, फोटोसेंटाइजर। बताइए। यस मैम। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम और फोटो स्टेशनरी स्टेट। सम रिएक्शन आपके पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, जो लाइट से आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चली जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ जाए। तो आपके पास जो मोस्टली रिएक्शन होती है वो आपके पास लाइट की फॉर्म में जाती है, लाइट की फॉर्म में आ जाती है। पर कई स्टेप्स क्या हो जाते हैं आपके पास, जो फॉरवर्ड स्टेप होगा वो तो आपके पास लाइट की ही फॉर्म में होगा, बैकवर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्मल। वो मे और मे भी हो सकता है, आपका फोटोकेमिकल भी हो सकता है और थर्मल रिएक्शन में भी हो सकता है, ठीक है।
ये कह रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी हमारे पास वो हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में रहेगी। बैकवर्ड जो स्टेप रहेगा वो फोटोकेमिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। तो लाइट एब्जॉर्ब कॉजिंग नो केमिकल रिएक्शन, तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। हमने कंसीडर कर ली रिएक्शन पहले, ये एग्जांपल है, जैसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया लाइट की प्रेजेंस में तो 2SO2 प्लस O2 बन गया। डाइमाइराइजेशन करवा दिया एंथ्रासिन का तो हमारे पास 2C14H10, तो हमारे पास लाइट और थर्मल की प्रेजेंस में होगा तो C28H20। ऐसे आइसोमराइजेशन ऑफ मैलिक एसिड इनटू फ्यूमरिक एसिड कर दिया तो हमारे पास आ गया मैलिक एसिड। यूवी लाइट की प्रेजेंस में फॉरवर्ड स्टेप होगा फ्यूमरिक एसिड और बैक में हो जाएगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में मैलिक एसिड। फिर आपके पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्सिबल फोटोकेमिकल रिएक्शन। Equilibrium constant of a reversible photochemical reaction is different from that of ordinary chemical equilibrium. जो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, और थर्मल है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर ली एक रिएक्शन ए, जब हम फॉरवर्ड स्टेप में चल रहे हैं तो वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। लाइट वाला मैंने किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। अगर थर्मल का है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो देखो ए से बी है, अब फॉरवर्ड स्टेप चल रहा है तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। K1 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में देखो कौन सी ले रहे हैं हम, थर्मल। थर्मल में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है, बी, तो इसका हो गया K2B। अब K1 K2 क्या है, कांस्टेंट है। आई एब्जॉर्प्शन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है। बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, रेट है जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो क्या होगा, K1 आई एब्जॉर्प्शन इक्वल टू K2B। अब K2 डिवाइड बाई K1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन बाय में B। तो इसको हमने अनदर मान लिया K कोई कांस्टेंट है तो आई एब्जॉर्प्शन बाय में B। तो फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डिपेंड्स कर रही है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया है फोटो इक्विलिब्रियम या फोटो स्टेशनरी। ठीक है, एक टॉपिक आपका रहता है फ्लैश फोटोलिसिस। उसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन देखें तो उसमें जो रिएक्टेंट के ऊपर जो रेडिएशन होती है वो फॉल करवाई जाती है, वो मॉडरेट या लो इंटेंसिटी की होती है। लेकिन वो काफी लो इंटेंसिटी की हो तो उसमें इंटरमीडिएट्स बने, आपकी एक्टिविटी स्टेट में उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, बहुत कम होगी, तो लो कंसंट्रेशन का आपका बनेगा। तो ऐसा कोई भी फ्री रेडिकल एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल को ऐसा स्टडी करना जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है। और इस प्रॉब्लम को और कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, फ्लैश फोटोलिसिस का यूज करते हैं, और हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशन को यूज करके उसकी हाई कंसंट्रेशन वाले रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिससे इजिली स्टडी किया जा सके, जैसे हमने इसमें क्लोरीन लिया था। ठीक है, आया फ्लैश फोटोलिसिस समझ में? यस मैम। ठीक है, जैसे अपन ने हाई क्वांटम हील्ड में क्लोरीन का लिया था ना, वैसे ही एग्जांपल ले रखा है इन्होंने फिर। ओके, तो आज वाला टॉपिक आपको समझ में आया?